हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम पुनः लेकर आए हैं 10th मैथ में आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली आपको पढ़ना है 1.2। किस बुक से पढ़ना है? आपको बुक है एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। लेक्चर नंबर आज हम 8वां कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8वें में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड में छपते ही छपते हैं। 5 अंक के मिनिमम 5 अंक ये देकर ही जाएगा। किस तरीके के क्वेश्चंस हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक इससे पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आज कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मैंने आपको सिद्धांत पहले ही लिखा रखे हैं। यदि पुनः जरा रिपीट करते हैं, यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी मिले, बड़ी से बड़ी 1 पॉइंट हो गया। दूसरा क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक। तीसरा पॉइंट आता है आपका ज्यादा से ज्यादा मिले। इस तरीके की यदि हिंदी वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो आपको क्या निकालना होता है? आपको मासा निकालना होता है। क्या निकालेंगे आप? मासा अर्थात एचसीएफ आपको क्या करना होता है। इसी प्रकार से यदि आपको छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम, इस तरीके की हिंदी वर्ड देखने को मिलेंगे तब आप क्या करने वाले हैं? आप निकालेंगे लाशा। क्या निकालने वाले हैं आप? लाशा। लाशा अर्थात रहने वाला है एलसीएम। लेकिन जो ये क्वेश्चन आपका 7वां रहने वाला है इन दोनों से हटकर रहने वाला है। इसके लिए भी मैंने आपको सिद्धांत पहले से बता रखे हैं। पुनः जरा ध्यान दें क्या कहता है क्वेश्चन। ये सभी वर्ड इस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलना है, इसीलिए मैंने इन वर्डों को रिपीट किया ताकि आपके दिमाग में इस तरीके की हिंदी वर्ड जाएं, समझें। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है आपका 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, समझते जाएं, सोनिया को कितने मिनट लगे? 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, ये सोनिया जी हैं, सोनिया को कितना समय लगा? सोनिया को 18 मिनट लगे। रवि को कितने मिनट लगते हैं? रवि को जो समय लग रहा है 12 मिनट। लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या है आपसे पूछा क्या गया? कहीं भी इन वर्डों का नाम निशान नहीं है। मैंने आपको बता रखा है समय पर आधारित, घंटियों पर आधारित। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल आपको क्या करना होता है? लासा ज्ञात करना होता है। समय पर आधारित है, 18 मिनट सोनिया ले रही है चक्कर लगाने में, 12 मिनट रवि ले रहा है। आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है ये दोनों कब कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको ओवरऑल आपको लासा ज्ञात करना होगा। आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो सबसे पहले आप डालेंगे हल। मैंने आपको ये केवल और केवल संकेत के लिए लिखा, क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखा है। सभी विद्यार्थियों की बुकों में ये क्वेश्चंस जरूर होगा, ध्यान दें।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल पर आप क्या करेंगे, 18 कामा 12 आप क्या निकालने वाले हैं, लासा निकालें। 2 से काटेंगे सबसे पहले आप, 2 से 18 को काटेंगे, आसान सी बात है, 2 नाम 18 आसानी से कट जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे, 2 छक्का 12, इस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुनः 2 से काटेंगे, 2 से 9 नहीं कटना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से 6 कटना, द्वितीय 6 3 बार में कटना है। ये भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार क्या रहने वाला है, पुनः हम किससे काटेंगे, अब 3 से काटेंगे। 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, 3 से काटें, 3 तरक का 9 हो जाएगा, कामा 3 करने 3। पुनः किससे काटेंगे आप, पुनः 3 से काटेंगे, 3 करने 3 आपका 1। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अतः 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आप गुणा करा दे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, आपका क्या निकल के आएगा 36 मिनट। आप हिंदी वर्ड लिख सकते हैं, अतः दोनों 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36, दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर रहने वाला है। मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आया है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नियमों को बार बार पढ़ते रहें। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले की वीडियो देखें, ताकि आपका इस चैप्टर का बेस कवर हो सके और आपको मैथ सॉल्व करने में मजा आए। जब तक आप नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए। क्या सभी विद्यार्थियों का नोट हो चुका है? बिल्कुल नोट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्नावली 1.2 का था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 पर। 1.3 पर आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है क्वेश्चन? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किसी भी प्रकार के बोर्ड में देखने को 100% मिलना ही मिलना है। इसीलिए इस तरह क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझें। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक जाना होगा, पीछे जाना होगा। आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रूल पर पुनः विचार करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, यदि कोई एक परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में कोई आप दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं
या गुणा करें या भाग करें, आपको ओवरऑल क्या मिलना है? ओवरऑल आपको परिमेय संख्या ही मिलना है। ये परिमेय संख्या का सिद्धांत है। यदि किसी एक परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या को चाहे जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, क्या निकल के आना है? अंतिम परिणाम आपकी जो भी संख्या मिलेगी तो मिलने वाली है परिमेय संख्या ही रहने वाली है। इसी प्रकार यदि किसी भी परिमेय संख्या में हम किसी अपरिमेय संख्या को, या आप ऐसे कह दें किसी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो ओवरऑल आपकी स्थिति क्या रहने वाली है? ओवरऑल आपकी स्थिति आने वाली है संख्या अपरिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होने वाली है। इन सिद्धांतों को लेकर और एक विशेष नियम आप जरा गौर करें। क्या है एक नियम और? यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो जो भी हम गुणनखंड लेंगे, कौन से गुणनखंड? आप लेंगे सहअभाज्य गुणनखंड। क्या लेंगे भाई? पूर्णांक लेंगे आप, जो भी चुनेंगे आप पूर्णांक। जैसे परिमेय संख्या के लिए आप क्या मानते हैं? आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं भाई? P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तथा P व Q पूर्णांक होते हैं। ये आप भलीभांति जानते हैं। तो जो भी आप परिमेय संख्या लेंगे अर्थात पूर्णांक चुनेंगे तो उन पूर्णांकों को जो काटने वाली संख्या है ओवेनिष्ठ संख्या, वह एक के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं आना चाहिए। गौर करें, पूर्णांक जो भी आप चुनेंगे उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए भाई? एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। यदि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड बन पा रहा है तो वह दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? पुनः जरा रिपीट कर रहा हूं। परिमेय संख्या आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। जिन संख्याओं को P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। Q डज नॉट इक्वल 0। P और Q क्या होते हैं? जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को जो आप लेंगे परिमेय संख्या को बनाने के लिए, उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेगा अर्थात जो काटने वाली संख्या रहेगी, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी वह दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी अथवा परिमेय संख्या होने वाली नहीं है। इस बात को आप जोर शोर से याद रखेंगे। यह पॉइंट आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। अभी जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, सिद्धांत आपके सामने रहेंगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे आप हल डालें, एक क्वेश्चंस के थ्रू इसी तरीके के सारे क्वेश्चन सब करने वाले हैं। आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है आपका, आप माने कि जो दी गई संख्या है वह एक परिमेय संख्या है। सिद्ध आपको बेटा करना है अपरिमेय। आप मानकर क्या चलेंगे? परिमेय। कैसे सॉल्व होते हैं? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है, तब क्या लिखेंगे भाई? P/Q इक्वल हो जाएगा √5। ये बात सभी विद्यार्थी समझ पाए या नहीं समझ पाए? √5 को हमने परिमेय संख्या कहा,
परिमेय संख्या यदि मैंने कहा तो परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं। अलग अलग बुक्सों में आपको अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे, इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है √5, पी बटे क्यू के रूप में ही लिखते हैं, अर्थात पी बटे क्यू बराबर हो सकता है √5 डेफिनेशन से, परिभाषा से। अब आप क्या करने वाले हैं, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करें आप वर्ग करेंगे तो घात 2 हो जाएगा, पी बटा क्यू होल घात 2 इक्वल √5। समझे आप, √5 का वर्ग, √ से घात 2 की दुश्मनी होती है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। इस वर्ग को आप अलग अलग करें, इस तरीके से हो जाएगा p² बटा q² इक्वल 5। आप चाहें तो करनी गुणा कराएंगे, किस तरीके से स्थिति बनेगी, p² बराबर 5q²। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो 5 है वो q² के गुणांक में है, अर्थात बटे में किसके रहेगा p के। यहाँ से अगर जिसके बटे में रहेगा जो भी संख्या, यहाँ पर 5 लिया गया है, अन्य सवाल रहेंगे तो दूसरी भी संख्या हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल मेथड समझना है। 5 गुणे में है q² के, अर्थात बटे में किसके आएगा p के। तो आप लिखेंगे सिद्धांत, चूंकि 5p को विभाजित, आप मानेंगे को विभाजित करता है। आपने मान लिया, क्या माना, आपने माना, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माना 5 p को विभाजित करता है, क्योंकि p के बटे में जाएगा 5, इसीलिए क्या हो जाएगा 5p को विभाजित करता। हमने क्या कर लिया, केवल मान लिया। एक थ्योरम लगती है, थ्योरम क्या है कि यदि कोई सिंगल राशि किसी भी संख्या से विभाजित हो तब उसका वर्ग भी उसी संख्या से हमेशा विभाजित होता है। बात समझे, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड पर जरा ध्यान दें। यदि मैं मान लूँ जैसे 5 से केवल आपका 10 कट रहा है, अब मान रहे हैं p की वैल्यू क्या है 10, तो 5 से 10 कटेगा या नहीं कटेगा, सभी विद्यार्थी जानते हैं, श्योर कटेगा, 5 दूनी 10। यदि 5 से 10 कटेगा तो इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे तो अर्थात p² बनेगा, अर्थात 10। ये भी 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, श्योरली सर कटेगा। आप समझ पाए, पुनः जरा समझें। यदि कोई सिंगल राशि किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो उसका वर्ग भी उसी संख्या से हमेशा हमेशा के लिए विभाजित होता है। दैट्स ओके। बढ़ते हैं, देखेंगे आप लिखेंगे आता है 5p² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक को मानना है, दूसरा अपने आप से विभाजित हो जाएगा, अतः 5p² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब सर क्या करें, इसके बाद कैसे करें, पूरा स्टेप्स बदलती हैं, यहीं से मेन मेथड शुरू होता है, समझे। अब आपको मानना पड़ता है, आप मानेंगे, पुनः माना, जिसको विभाजित कर चुके हैं आप उसी को मानेंगे। विभाजित किसको किया है आपने, विभाजित किया है 5 से p को, तो p इक्वल आप माने, क्या माने, 5m मान लें। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि आपको 5m मानना है, कोई एक अन्य राशि लेना है जो पहले से प्रयुक्त हो चुकी है, उनको मत ले, p और q प्रयुक्त हो चुकी है, इसलिए मैंने m लिया। अब बात आती है संख्या 5 ही क्यों लें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से 5 ने अभी p को काटा है, उसी तरीके से दूसरी एक संख्या 5 ही मिले जो q को भी काटे। यह कब संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो सकता है, वहां जरा ध्यान दें, यदि मैं p बराबर 5m रखूं। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर रखूंगा, जैसे ही 5m 25 हो जाएगा, p की जगह रखूंगा 5m, 25m²।
5 इस तरफ गुणांक में है, कट जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत है, रखते ही आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, समझे। लिखें आप 5 माना P बराबर कितना हो गया 5m रखें, तो कितना रखेंगे, इसको आगे बढ़ाया 5m का वर्ग बराबर 5q²। P की जगह मैंने क्या रखा 5m, क्योंकि मैंने माना इक्वल 5q² जो कहते हो। इससे फायदा क्या है, फायदा होने वाला है, इसका आप वर्ग करेंगे घात करेंगे तो 25 हो जाएगा, m² इक्वल 5q²। इससे आपका ये कट जाएगा, उस पर गुणांक में है, बटे में चला जाएगा 25। अब आपको क्या देखने लगा, आपको देखने लगा, थोड़ा सा इसको रेज करेंगे हम सिचुएशन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या लिखेंगे, आपके पास बचा है 5m² इक्वल q²। आप समझ पा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको भी रेस कर देते हैं, ये मैं समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या देख पा रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि 5 इस बार m के गुणांक में है, तो बटे में किसके जाएगा q के। उस बार 5 किसके गुणांक में था, q के गुणांक में था, बटे में किसके जा रहा था, p के। उस बार क्या किया था, हमने माना था कि 5 p को विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी आप मानेंगे, माना क्या लिखेंगे आप, माना 5 q को विभाजित करता है, विभाजित करता है। समझ पा रहे हैं आप, हमने मान लिया कि 5 जो है q को विभाजित करता है, तब 5q² को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या नहीं करेगा। अभी मैंने सिद्धांत आपको बताया, यदि कोई एक सिंगल राशि, कोई सिंगल संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, तो उसके वर्ग को भी वह संख्या क्या करती है, 100 और 100% विभाजित ही करती है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, P5 Q को भी काट रहा है, 5 P को भी काट रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आ गए। मैंने ये भी आपको जानकारी दी थी कि जो आप P और Q लेकर चलेंगे वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलता है तो वह दी गई संख्या परमेय संख्या नहीं होती, जो कि कैसा हो जाएगा, विरोधाभास। आप क्या लिखने वाले हैं, आप एक लाइन और लिखें, चूंकि P व Q के का सहभाज्य गुणनखंड का सहअभाज्य गुणनखंड P व Q का सहभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। आप लिख दें, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। पुनः जरा थोड़ा सा विचार करें, ये आपको कैसा लिखना है। चूंकि P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, 1। मैंने बताया था, इस बात को आपको गौर करना है। यदि सहअभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको 1 प्राप्त होता तो आप लिखते कि और P और Q की जो इक्वल संख्या चल रही है वो हमेशा क्या रहेगी भाई, परमेय संख्या रहेगी, क्योंकि P और Q को आप परमेय संख्या ही लेकर चले थे। बट आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसका सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है। 1 के अतिरिक्त क्या आया है, 5 है, अर्थात P और Q जो आप लेकर परमेय संख्या चल रहे हैं वो आखिरकार परमेय संख्या नहीं है। यदि आप परमेय संख्या मानकर चल रहे थे, अतः ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी। अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, जो कि हमने माना था। हमने क्या माना था, हमने माना था
कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर स्थिति बेटा कैसी है, उल्टी हो गई है, इसलिए हमने लिखा यह विरोधाभास है। अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो अपने सारे स्टूडेंटों, सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट्स तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।